हे देयर, आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज हम एक न्यू सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ बाइट्स। इस सीरीज़ में मैं लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कवर किया करूँगी। हर वीडियो में हम एक एक टॉपिक का ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे एंड मैं आशा करती हूँ कि ये सीरीज़ लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित होगी। तो चलिए आज हम अपने पहले टॉपिक के साथ इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्रिमिनोलॉजी के बारे में कि आखिर क्रिमिनोलॉजी होती क्या है, नेचर, डेफिनीशन और क्रिमिनोलॉजी का महत्व, कि आखिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्रिमिनोलॉजी का क्या रोल है, क्या हिस्सा है। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप नोट्स बनाते चलें और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे ज़रूर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ उसे मार्क करते जाइएगा। क्रिमिनोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स एज वेल एज द कॉजेज ऑफ क्राइम। तो आखिर ये क्राइम क्यों हो रहा है, इसके होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये सब कुछ हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ क्राइम यानी कि उस क्राइम को रोकने के तरीके, उस क्राइम को कम करने के तरीके भी हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉ, कि आखिर किसी कानून को क्यों लाना चाहिए, पुराना कानून जो अब उतना अप्रोप्रिएट नहीं है उसे रद्द करना, ये सब कुछ भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज से कुछ 60-70 साल पहले की अगर हम बात करें तब शायद साइबर लॉज नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त ना कंप्यूटर का युग उतना डेवलप था, ना ही साइबर क्राइम उतना हुआ करते थे। तो इसी वजह से उस टाइम साइबर लॉज नहीं थे। आज आप देख सकते हैं एक साइबर सेल संगठित किया जा चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस साइबर क्राइम्स को ही टैकल करता है। अगला है इफ़ेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन क्राइम, कि आखिर क्या वो पनिशमेंट क्राइम को रोकने में कारगर साबित हो रही है, क्या उस पनिशमेंट का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट सोसाइटी पर दिख रहा है। ये सब कुछ हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंट थिंकर्स, फिलोसोफर्स, कंट्रीब्यूटर्स के अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। पहला नाम आता है एडविन सदरलैंड का। जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते जाएंगे तो आपको एडविन सदरलैंड का नाम कई बार कई जगह सुनने को मिलेगा। इनके अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना। तो अब इन्होंने क्राइम को सोसाइटी से कैसे कोरिलेट किया, ये सोचने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू एडविन सदरलैंड, एक बात आप सोचकर बताइए, क्या विदाउट सोसाइटी क्राइम पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। ये तो सोसाइटी के लोग ही डिसाइड करेंगे ना कि कोई भी एक्टिविटी क्राइम की जैसी ट्रीट की जानी चाहिए या नहीं। हो सकता है कि हमारी कंट्री में जो चीज़ें क्राइम हो वो किसी और कंट्री में एज अ क्राइम ट्रीट नहीं की जाती होंगी, या फिर कहीं और जो चीज़ों को क्राइम माना जाता है वो हमारे यहाँ एक नॉर्मल चीज़ हो, एज अ क्राइम ट्रीट नहीं की जाती हो, इलीगल नहीं हो। तो इसी चीज़ को एडविन सदरलैंड ने कहा कि लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग उनके क्राइम की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है, क्राइम के मायने भी बदलते रहते हैं। देखते हैं M.A. एलियट के अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी क्या थी। अकॉर्डिंग टू हिम, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट इज व्हाट वी कॉल क्रिमिनोलॉजी, कि आखिर क्राइम होने के पीछे क्या क्या साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं। एक पर्सन नॉर्मल लाइफस्टाइल से हटकर ये क्रिमिनल वाली लाइफ को क्यों चुनता है, और ये सारे क्राइम्स को हम कैसे रोक सकते हैं, ऐसी कौन सी पनिशमेंट दी जाए जिसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो क्रिमिनल मेंटालिटी पे, ये सब कुछ हम क्रिमिनोलॉजी में देखते हैं। और यही थी M.A. एलियट की डेफिनीशन। माइकल एंड एडलर के अकॉर्डिंग स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर को क्रिमिनोलॉजी कहा जाता था। वहीं वॉल्टर के अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी वो साइंस होती थी जो सोसाइटी के नॉर्म्स को, रूल्स एंड रेगुलेशन के वॉयलेशन को पढ़ने में हेल्प करती थी। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको ये बता दूं कि क्रिमिनोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि इस बात को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है कि क्रिमिनोलॉजी एक्चुअल में साइंस है भी या नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी इन द सेंस कि क्रिमिनोलॉजी में आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ अम्ब्रेला। यहाँ पे हम थोड़ी सी साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं,
फिलॉसफी भी पढ़ लेते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ लेते हैं और साइंस तो आ ही जाता है। तो ऐसे ही क्रिमिनोलॉजी के अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे इसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही ये सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता जाएगा। आइए देखते हैं क्रिमिनोलॉजी का महत्व क्या है, क्यों इसे सोसाइटी में लाया गया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी क्रिमिनोलॉजी को लाने की, क्या क्या रिफॉर्म्स आए इसके आने से। ये सब तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। तो बेसिकली पहला पॉइंट है कि नॉलेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनोलॉजी की स्टडी ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प अस टू नो अबाउट द क्रिमिनल बिहेवियर। अब ये क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है? तो वो बिहेवियर जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है, जो लॉ के अगेंस्ट जाने वाले एक्शंस को कमिट करने के लिए आपको प्रोवोक करता है, वो है क्रिमिनल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल अलग। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि आखिर ऐसे बिहेवियर की वजह क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉवर्टी की वजह से क्राइम रेट बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट बढ़ गई है, ये फलाना फलाना चीज़ों की वजह से इंसान के अंदर क्रिमिनल माइंडसेट पनप रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम जान जाए तो क्या हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा क्राइम रेट कम करने में? ऑब्वियसली इट विल बी। तो इसके लिए ज़रूरी है क्रिमिनोलॉजी की स्टडी। दूसरा पॉइंट आता है एसेंशियल फॉर सर्टेन प्रोफेशन, मतलब कि क्रिमिनोलॉजी की स्टडी बहुत से प्रोफेशंस के लिए ज़रूरी है। अब वो प्रोफेशंस बेसिकली जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पुलिसमैन ले लीजिए, मजिस्ट्रेट ले लीजिए, क्राइम रिपोर्टर्स हो गए, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स हो गए, इन सबको तो होनी चाहिए क्रिमिनोलॉजी की जानकारी। इन्हें पता होना चाहिए कि आखिर इंसान के अंदर क्रिमिनल बिहेवियर क्यों आ रहा है, क्राइम को कैसे रोका जाना चाहिए, एक ऐसी पनिशमेंट, ऐसा रिफॉर्म लाना चाहिए कि क्राइम रेट ऑटोमेटिकली डाउन चला जाए। तो ये हो गया। तीसरा है टू नो द कॉज। कॉज किस चीज़ का? क्राइम का कॉज, कि आखिर क्राइम होने की वजह क्या है। इट इज़ समवॉट सिमिलर टू फर्स्ट पॉइंट जिसमें कहा गया है कि क्रिमिनल बिहेवियर की वजह जानो। अगर हम क्रिमिनल बिहेवियर की वजह जानेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्राइम के होने की वजह पता चली ही जाएगी। और तीसरा पॉइंट आता है फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए, इसके लिए भी क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनैलिटी, ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। एंड ऑटोमेटिकली ये सब अगर आप जान रहे हैं तो वैसे ही आप क्रिमिनोलॉजिस्ट, एक अच्छे वाले क्रिमिनोलॉजिस्ट कहला सकते हैं। अगर हम बात करें क्राइम एट इंटरनेशनल लेवल की, फॉर एग्जांपल जीनोसाइड हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, वॉर्स हो गए, तो ये सब भी इक्वली हार्मफुल और डेंजरस होते हैं फॉर अ स्टेट एंड इंडिविजुअल एज वेल, जितने कि विद इन द कंट्री होने वाले क्राइम्स होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि स्मगलिंग हो गया, ऐसे चीज़ों का व्यापार करना जो कि इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग, ये सब कुछ आपने सुना होगा। ड्रग की स्मगलिंग हो गया, नशीले पदार्थों का आदान प्रदान करना, ये सारी चीज़ें भी इंटरनेशनल क्राइम के अंडर ही आती हैं और इनके लिए भी बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, आई होप आपने इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा, पहले भी न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें ही एक बहुत लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को फेस करनी पड़ती है। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, क्राइम, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी की इम्पोर्टेंस, उसकी बहुत सारी डेफिनेशन, इन सब के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ी मदद मिली होगी। तो यार शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि अगली वीडियो जिस भी टॉपिक पर आए आपके लिए हेल्पफुल हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स अपने चैनल पे लाने चाहिए। अगर कोई डाउट है तो बेफिक्र होकर पूछो, आपका ही चैनल है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग और कीप हसलिंग।